अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पर्मेटोफाइटा, लेकिन इससे पहले टीरोप्सिडा। ये वो ग्रुप था जिसमें रूट, स्टेम, लीफ सारी चीज़ें डेवलप हो चुकी थी और इसको 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया। फिलिसीनी इसको हमने डिस्कस किया और दूसरी क्लास जिम्नोस्पर्मी है, जिम्नोस्पर्मी, और तीसरी क्लास है एंजियोस्पर्मी या इनको एंजियोस्पर्म कहा जाता है। और इन दोनों को मिलाकर स्पर्मेटोफाइटा कहा जाता है। स्पर्मेटोफाइटा क्यों कहते हैं? ये दरअसल इसका तर्जुमा है सीड प्लांट्स। सीड प्लांट्स कहते हैं इसको। यहाँ पर सीड नाम की एक स्ट्रक्चर है। पहले मैं सीड बता दूं, ये बहुत जरूरी है। सुने बेटा सुने, बहुत तवज्जो की जरूरत है। डेफिनेशन के लिहाज से बुक की डेफिनेशन को देखें तो सीड से मुराद है अ राइपेंड ओव्यूल। राइपेंड ओव्यूल या पका हुआ ओव्यूल सीड कहलाता है, लेकिन इससे बात समझ में नहीं आती। तो हम क्या करें? सीड क्या है? मेरे हिसाब से ये इस तरह होना चाहिए, एन एम्ब्रियो। सीड दरअसल एक एम्ब्रियो है विद स्टोर्ड फूड, जिसके लिए इसके पास ही खुराक स्टोर की गई हो, एंड कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव सीड कोट्स। प्रोटेक्टिव सीड कोट्स, ये कहलाता है सीड। तो सीड क्या हुआ? एक एम्ब्रियो है जिसके लिए बहुत सारी खुराक स्टोर करके रखी गई है बराबर में, और उसको 2 कवर्स के जरिए महफूज किया गया है, उसको सीड कहते हैं। अब यहाँ पर जो लिखा हमने उसके हिसाब से आप इसको देखें तो एम्ब्रियो किस तरह का है? ये एम्ब्रियो क्या है? मिनिएचर प्लांट। अभी हम डिस्कशन फिर दोबारा जारी रखेंगे। फिलहाल ये याद रखना, एक एम्ब्रियो एक हल्की सी ग्रीन कलर की लाइन होती है। एम्ब्रियो अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ है या मिनिएचर प्लांट, एक बहुत ही छोटा पौधा जो बाद में हालात मिलने पर बड़ा पौधा हो जाए। अब ये एम्ब्रियो है, तवज्जो चाहूंगा मैं। इस एम्ब्रियो के 3 हिस्से हैं। ऊपर वाले को कहते हैं एपिकोटाइल। इससे फ्यूचर का शूट सिस्टम बनेगा। शूट में क्या क्या आता है? स्टेम, लीफ, फ्लावर, सब। और दूसरा हाइपोकोटाइल कहलाता है, फ्यूचर का रूट सिस्टम है, यानी इससे रूट बनने वाली है, उससे स्टेम बनने वाला है। ये एम्ब्रियो है। तवज्जो है इधर? अच्छा, इस एम्ब्रियो के गिर्द यहां तक इतनी सारी खुराक स्टोर की गई है। ये क्या चीज है? स्टोर्ड फूड है। ये स्टोर्ड फूड ये किसी भी वक्त खा नहीं सकता। जब हालात मिलेंगे, बाहर से पानी आएगा तो यहाँ इसके पास एंजाइम है, वो एक्टिव हो जाएंगे। वो एंजाइम इस खुराक को डाइजेस्ट करेंगे, तब ये इस्तेमाल करेगा। तो इसलिए स्टोर भी इस तरह से किया गया है कि ये खुराक कब यूज कर सकता है? जब हालात फेवरेबल हो। अब वो फेवरेबल हालात कौन से हैं? सबसे पहले टेम्परेचर हो, पानी दस्तयाब हो, सॉइल में ये मौजूद हो, फिर ये ग्रो करेगा। अगर ये सेट ऑफ कंडीशन मिल जाए तो इसके एंजाइम एक्टिव होंगे, खुराक डाइजेस्टेड हो जाएगी और ये इस्तेमाल करना शुरू करेगा। ये एम्ब्रियो है, ये इसके लिए स्टोर्ड फूड है, और इसके गिर्द एक पतली सी मेम्ब्रेन है, ये भी एक सीड कोट है, और एक थोड़ी सी थिकर मेम्ब्रेन है, ये भी एक सीड कोट है। तो ये दोनों सीड कोट्स कहलाती है। बाहर वाली सीड कोट को टेस्टा कहते हैं, अंदर वाली सीड को टेगमेन कहते हैं। अब हम एक जनरल ऐसे सीड से इसको समझने की कोशिश करते हैं जिसे हमने देखा है। खुबानी की गिरी देखी ना आपने? खुबानी की गिरी में जो बाहर पत्थर से तोड़ा जाता है वो टेस्टा है। पत्थर से या किसी चीज से, औजार से तोड़ते हैं तो वो टेस्टा है। कितना सख्त है, लेकिन नहीं। उसके अंदर ब्राउन सी मेम्ब्रेन है, वो टेगमन है। उसके अंदर जो सफेद हिस्सा है जो हम खाते हैं वो स्टोर्ड फूड है। अब एम्ब्रियो किधर है? एम्ब्रियो हमें नजर नहीं आता है। अगर उसी खुबानी की गिरी को आप पानी में भिगो के रखें नरम टेम्परेचर वाली जगह पर,
भिगो के रखेंगे तो 3 दिन के बाद यहाँ एक हल्की सी ग्रीन लकीर नजर आएगी, वो ग्रीन लकीर इसका एम्ब्रियो है। अच्छा, अब खुबानी की गिरी में यहाँ तो नहीं, लेकिन हर सीड में किसी न किसी जगह पर एक छोटा सा सुराख होता है। इस सुराख को कहते हैं माइक्रोपाइल। यही वो माइक्रोपाइल है जिसके थ्रू पानी अंदर जाएगा। सर, खुबानी की गिरी को मतलब अगर एम्ब्रियो निकालना हो तो बाहर के शेल के साथ डालेंगे या फिर? हाँ, शेल के साथ ही आप जमीन में दबा दें, शेल के साथ, क्योंकि प्रोटेक्शन जरूरी है उसकी, वो बहुत नाजुक है ना ये, इसलिए शेल के साथ आप जमीन में डाल देंगे तो सबसे पहले ये शेल पानी पी के फूल जाएगा, इम्बाइब कहते हैं उसको, नरम हो जाएगा। उसके बाद जितना पानी इनसे बचा हुआ अंदर जाएगा, उससे बचा हुआ इधर जाएगा, फिर एम्ब्रियो तक पहुंचेगा तो उसके एंजाइम एक्टिव हो जाएंगे और ये फिर अपना ग्रोथ शुरू करेगा। ठीक हो गया बेटा? हर सीड में यही इंतजाम है। अलबत्ता मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो ओपनिंग है बहुत छोटी सी, हर सीड में इस ओपनिंग की जगह अलग है। मसलन खुबानी की गिरी को अगर आप देखते हैं तो ये कमोबेश इस शेप की होती है ना खुबानी की गिरी। यहाँ पर आपने फील किया होगा एक रफ सी सरफेस होती है, इसका माइक्रोपाइल ये है। माइक्रोपाइल सबसे ज्यादा विजिबल चने में है। चने में आपने देखा होगा इस तरह से एक छोटा सा सुराख होता है, लोबिया में भी, चने में भी। इसी तरह खुबानी में इससे भी वाज़ेह है, आई एम सॉरी खुबानी कह रहा हूँ, अखरोट में यहाँ 4 धारियां होती हैं, इधर एक लूज सा मटेरियल होता है, उसको निकालो तो सुराख बन जाता है, ये माइक्रोपाइल। ठीक हो गया बेटा? अब ये इसको कहते हैं सीड। तो ये जो स्पर्मेटोफाइट्स हैं ये वो ग्रुप है जिसमें सीड पाया जाता है। अच्छा, हुआ क्या है दरअसल, इससे पहले जितने भी पौधे थे उनमें सीड नहीं था, यानी उनके एम्ब्रियो की इतनी हिफाजत का इंतजाम नहीं था, तो एम्ब्रियो वुल्नरेबल या बहुत नाजुक था, जिसके सर्वाइवल के चांसेस कम थे। लेकिन इस पैकिंग की वजह से क्या हुआ, यहाँ सर्वाइवल रेट बढ़ गया है। ये कई सालों तक डॉर्मेंट रह सकता है, जो ही हालात साजगार हुए ग्रो करेगा, क्योंकि इसके लिए खुराक का भी इंतजाम है, हिफाजत का भी इंतजाम है, पानी दस्तयाब हो तो उसके अंदर आने का भी इंतजाम है, सारे इंतजाम हैं। इसीलिए इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो स्पर्मेटोफाइट्स हैं, और हैबिटेट भी इनके सबसे ज़्यादा है। अच्छा, एक तो ये बात हो गई, ये आप जहन में रखें क्योंकि अभी हम बुक के पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। अभी सीड समझ में आ गया बेटा आपको? सीड को देखें, डेफिनेशन क्या है, एन एम्ब्रियो, दिस इज द एम्ब्रियो, विद स्टोर्ड फूड, दिस इज द स्टोर्ड फूड, एंड प्रोटेक्टेड बाय सीड कोट, और सीड कोट के जरिए प्रोटेक्टेड है, इसको हम क्या कहते हैं, सीड कहते हैं। ठीक हो गया? अब ये सीड बनता कैसे है, लाइफ साइकिल तो स्किप किया है, बनता कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा इधर तवज्जो करना पड़ेगा। ये जो हायर प्लांट्स हैं, सीड प्लांट्स, इनमें एक स्ट्रक्चर ये होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसको कार्पल कहते हैं, कार्पल। और मेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ये एक और स्ट्रक्चर जो पोलन्स कहते हैं। इस पोलन के अंदर 3 न्यूक्लियाई हैं, इनमें से 2 को स्पर्म्स कहा जाता है, ये गेमीट्स हैं, एक को ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस, ये स्पोर है। तवज्जो करना बेटा, इधर 2 स्पोर स्पर्म्स हैं, एक स्पोर है। तो स्पर्म क्या है, गेमीट। गेमीट किसको कहा था, जो जब तक किसी और के साथ फर्टिलाइज नहीं हो ये जर्मिनेट नहीं कर सकता। इसको ट्यूब न्यूक्लियस को हम क्या कह रहे हैं, स्पोर। स्पोर की खूबी क्या है, वो बगैर फर्टिलाइजेशन के ग्रो कर सकता है, जर्मिनेट कर सकता है। ठीक है, जर्मिनेशन की क्या कहेंगे, जर्मिनेशन के लेवल्स बहुत सारे हैं। अभी जरा गौर करना, ये जो कार्पल है इसके अंदर इस तरह की एक स्ट्रक्चर है, यहां तक कार्पल के इस हिस्से को ओवरी कहते हैं, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है। यहां इसके अंदर एक सेल है, ये सेल स्पोर मदर सेल कहलाता है। ये स्पोर मदर सेल मियोसिस के जरिए डिवाइड होकर 4 मेगा स्पोर या फीमेल स्पोर में तब्दील हो जाता है। मैं शार्ट कर रहा हूं, 4 में से 3 डिजनरेट होकर खत्म हो जाते हैं, एक बचता है। जो बचा है इसको एग कहा जाएगा।
एग या ओवम, और ये भी गेमीट है। गेमीट याद रहे, जो जब तक फर्टिलाइज ना हो जर्मिनेट नहीं कर सकता है। दो गेमीट इधर हैं, एक गेमीट ये है, ये एग है, और इधर भी एक सेल बचाया गया है। वो कहानी लंबी हो जाएगी, छोड़ दे। अब जरा इधर देखें, इस बुक में जो डिस्कशन किया गया है वो किस तरह से है। सबसे पहले डिस्कशन ये चला है कि यहां से आगे हेटेरोस्पोरी आ गया है। इससे पहले वाले सारे ग्रुपों में क्या था? होमोस्पोरी थी। होमोस्पोरी को याद दिलाता हूं, स्पोर्स ऐसे थे जो बाहर से शक्ल में सेम थे, अंदर से मेल प्लांट बनेगा या फीमेल प्लांट बनेगा बाहर से देखकर कोई पता नहीं चल रहा। हाँ, उनके अंदर जेनेटिक डिफरेंस था, तो होमोस्पोरी कहा। यहां पर क्या हुआ है, मेल स्पोर और फीमेल स्पोर शक्ल में डिफरेंट है। जब शक्ल में डिफरेंट हो तो उसको हेटेरोस्पोरी कहते हैं। और अब जरा आपने देखना है, हेटेरोस्पोरी में दो तरह के स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स गेमेट नहीं कह रहा, एक है मेगा स्पोर और दूसरा है माइक्रोस्पोर। मेगा स्पोर दरअसल फीमेल स्पोर है, फीमेल स्पोर, और फीमेल को ऐसे दिखाते हैं। माइक्रोस्पोर मेल स्पोर है, इसको ऐसे दिखाते हैं। नाम से जाहिर है माइक्रोस्पोर छोटा है और मेगा स्पोर बड़ा है। मेगा स्पोर बड़ा इसलिए है कि इसमें अंदर खुराक स्टोर करने की गुंजाइश रखी गई। ये नॉन मोटाइल है, ये मोटाइल है। और मेगा माइक्रो स्पोर ने इधर आना है फीमेल के पास। फीमेल के पास फीमेल स्पोर, ये पहले जो सेल जर्मिनेट हुआ वो स्पोर था, स्पोर मदर सेल था। ये 4 मेगा माइक्रो स्पोर्स बने हैं। इन तक आने के लिए क्या क्या करना पड़ा? जब ये मैं दोबारा बताता हूँ ये जुमला, जब हेटेरोस्पोरी आई तो कई तब्दीलियां एक साथ आई। पहली तब्दीली ये आई कि मेगा स्पोर बड़ा हो गया, माइक्रो स्पोर छोटा हो गया। साइज को देखकर हम बता सकते हैं ये मेल स्पोर है, ये फीमेल स्पोर। मेगा स्पोर डेवलप्स इनटू मेगा गेमेटोफाइट। अब मेगा गेमेटोफाइट क्या है? गेमेटोफाइट नस्ल में तब्दील हो जाएगा। जब जर्मिनेट करेगा मेगा गेमेटोफाइट बनेगा, और माइक्रो स्पोर जब जर्मिनेट होगा तो उससे क्या बनेगा? माइक्रो गेमेटोफाइट। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये माइक्रो गेमेटोफाइट है। गेमेटोफाइट क्यों कहते हैं? इसमें 2 गेमीट्स हैं। और यहां जो स्ट्रक्चर है मैंने शॉर्ट करने की कोशिश की, ये मेगा स्पोर था। जब ये डिवाइड हुआ तो इससे तकरीबन 8 सेल बने हैं। 8 में से तकरीबन 5 सेल्स को, बल्कि 6 सेल को डिजेनरेट किया गया है, 2 सेल रह गए। ये जो 2 सेल्स हैं अब ये फीमेल गेमीट्स हैं। तो गेमीट कंटेनिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मेगा गेमेटोफाइट। मैं दोबारा बताता हूं, देखें, मेगा स्पोर से क्या बना? मेगा गेमेटोफाइट बना, नस्ल बनी। उस मेगा गेमेटोफाइट के अंदर क्या है? गेमीट है, फीमेल गेमीट। और माइक्रोस्पोर से क्या बना? माइक्रो गेमेटोफाइट। इसके अंदर क्या है? माइक्रो गेमीट्स या मेल गेमीट्स है। ठीक हो गया। तो हेटेरोस्पोरी आने से एक तो ये हुआ। दूसरा क्या हुआ है? इंडेहिसेंट मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोर जहां बना था, इस पूरी स्ट्रक्चर को मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं, जिसको मैंने क्या कहा था? कार्पल। कार्पल दरअसल मेगा स्पोरेंजियम है, अगर आपको याद हो, बल्कि मैं आपको याद दिलाता हूं। मॉस या ब्रायोफाइट्स में ये इस तरह की स्ट्रक्चर थी ना, ये आर्किगोनियम था मसलन। तो यहां एक जाली सी बनाई गई थी उंगलियों की तरह, जिसके अंदर स्पोर जनरेटिंग या स्पोरोफाइट जनरेटिंग सेल मौजूद था। उसकी हिफाजत कम थी। इन सब को बांध के एक बंद थैली में तब्दील किया गया है। तो इसकी स्पोरेंजियम यहाँ हिफाजत ज्यादा बेहतर होगी या इधर ज्यादा होगी? इसमें ज्यादा होगी ना, क्योंकि ये वेल प्रोटेक्टेड है। तो ये हो गया जी इंडेहिसेंट मेगा स्पोरेंजियम। इंडेहिसेंट कहते हैं जो खुल न सके, बंद हो, बिल्कुल बंद हुआ। तो एक और मसला या इंटरवेंट्स आ गई। अब ये ओव्यूल की एक लेयर, सॉरी
का ये जो ओवरी है इसकी एक लेयर, ओव्यूल की 2 लेयर्स, इंटेगुमेंट्स इसको कहते हैं, इंटेगुमेंट मींस मेम्ब्रेन। तो इन मेम्ब्रेन की वजह से प्रोटेक्शन बढ़ गई। लेकिन साथ में क्या हुआ है, एक छोटा सुराख रखा गया है, माइक्रोपाइल। ये सुराख क्यों रखा गया है? अगर मेल गेमीट्स इधर से आए तो यहां से इंटर हो सके, लेकिन ये तो सारा बंद है, तो मेल गेमीट इधर कैसे आए? इसलिए यहां बड़ी तब्दीली आई। मेल गेमेटोफाइट में सिर्फ एक तब्दीली आई। वो क्या तब्दीली आई थी? जब ये मेल गेमेटोफाइट इसके ऊपर लैंड करेगा, यहां लैंड करेगा, तो अब आपके समझ का इम्तिहान है बेटा। मैंने आपको कहा था 3 न्यूक्लियाई हैं, 2 स्पर्म न्यूक्लियाई, ये तो गैमेट हो गए, एक ट्यूब न्यूक्लियाई, ये स्पोर है। स्पोर की खूबी क्या है? जर्मिनेट कर सकता है। ये जो न्यूक्लियस था, जिसको ट्यूब न्यूक्लियस था, ये यहां रहते हुए जर्मिनेट करता है। और क्या जर्मिनेट करता है? एक ट्यूब जर्मिनेट करता है, इसको कहते हैं पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब यहां माइक्रोपाइल के सामने आकर खुल जाती है। मैं दोबारा बताता हूं, पोलन ट्यूब दरअसल इस तरह से है, बंद है। जो ही ये माइक्रोपाइल के पास पहुंचती है तो इसका अगला सिरा डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व होने से क्या हुआ, जो इंडेहिसेंट स्पोरेंजियम थी उसके अंदर एक टनल खोदा गया। उस टनल के थ्रू क्या आएगा? इधर से ये मेल गेमीट्स आएंगे। आने के बाद एक गेमीट एग के साथ फर्टिलाइज होगा, दूसरा गेमीट, यहां 2 न्यूक्लियाई और हैं, पोलर न्यूक्लियाई, उनके साथ फर्टिलाइज होगा। इस अमल को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इस डबल फर्टिलाइजेशन से क्या होगा, जो जाइगोट बना था डिप्लॉयड या 2n, उससे तो एम्ब्रियो बनेगा। अभी सीट में बताया था ना एम्ब्रियो बना। और जो ट्रिप्लॉयड है, ये 3 न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हुए, 2 पोलर न्यूक्लियाई, एक स्पर्म न्यूक्लियस, ये बन गया ट्रिप्लॉयड। ट्रिप्लॉयड का मतलब क्या है? अ सेल हैविंग 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। ये अनयूजुअल सेल है। यही जो अनयूजुअल सेल है, ये डिवाइड होकर इस पूरे इहाते को भर देंगे, तो इनके अंदर खुराक स्टोर की जाएगी। अब मैंने आपको बताया था ये एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो किससे बना है? इस जाइगोट से बना है। और इस एम्ब्रियो के गिर्द जो ये एम्ब्रियो सेक थी पहले, उस एम्ब्रियो सेक में कौन से सेल्स बन गए हैं? ट्रिप्लॉइड सेल्स, 3n1। इन सारे सेल में क्या किया गया है? खुराक स्टोर की गई। अब ये जो ओव्यूल की सीड कोट्स थी, सॉरी ओव्यूल की जो इंटेगुमेंट्स थी, उससे 2 सीड कोट्स बन गई। एक टेस्टा बनी, एक टेगमेंट बनी, और माइक्रोपाइल सीड बनने के बाद भी जारी रहा। माइक्रोपाइल सीड बनने के बाद भी जारी रहा। ये शुरू में ओव्यूल के अंदर था। इस पूरी स्ट्रक्चर को ओव्यूल कहते हैं। अब जो बाहर ओवरी थी, इससे क्या बना? फ्रूट। अब देखें, अब हमारी दोनों जो डेफिनेशन थी आपको समझ में आ जाएंगी। बुक की डेफिनेशन क्या थी? राइपन ओव्यूल, पका हुआ ओव्यूल। ये ओव्यूल है कि नहीं है? पक गया है, जिसके अंदर ये एम्ब्रियो बना है, ये खुराक स्टोर है, ये सीड कोट्स है, इसको सीड कहते हैं। या मैंने क्या कहा था? एन एम्ब्रियो विद स्टोर्ड फूड एंड प्रोटेक्टेड बाय 2 सीड कोट्स इज कॉल्ड सीड। दोनों बातों का मतलब एक था। सिर्फ ये बनते हुए हम जब देखेंगे तो फिर ये हमें समझ में आएगा, वरना खाली राइपन ओव्यूल इज कॉल्ड सीड कहेंगे तो ये बात समझ में नहीं। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसके बाद पोलन ट्यूब का भी जिक्र हो गया, एम्ब्रियो क्या था वो भी आपको बता दिया। अब मिनिएचर प्लांट, एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स अर्लीस्ट स्टेज ऑफ लाइफ, जो बाद में जाकर एक मुकम्मल जानदार में तब्दील हो जाएगा। प्लांट में वो पौधे में तब्दील हो जाएगा, एनिमल में एम्ब्रियो पूरा फुल ग्रोन एनिमल में तब्दील हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा? सर मतलब स्पर्मेटोफाइट्स में हमारे पास 2 गेमेटोफाइट जनरेशंस बनेंगे। ये फ्लावरिंग प्लांट में 2 होंगे, नॉन फ्लावरिंग प्लांट में 1 होगा। यानी जो जिम्नोस्पर्म बताया था ना, उसमें एक ही फर्टिलाइजेशन होगी। वहां पर ये जो डिप्लॉयड सेल नहीं बनते, अलबत्ता वहां फ्रूट भी नहीं बनता है। यहाँ ये फ्लावरिंग प्लांट्स की खूबी है डबल फर्टिलाइजेशन। तो सुनो बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन का अमल सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में पाया जाता है। नॉन फ्लावरिंग में चाहे वो सीड वाले हों या सीडलेस हों, वहां सिंगल फर्टिलाइजेशन। ठीक हो गया बेटा?
अच्छा जी, अब इनके लाइफ साइकिल तो हमने डिस्कस करनी नहीं है। जिम्नोस्पर्म्स की तरफ आते हैं। पहले जिम्नोस्पर्म में एक छोटा सा मसला हुआ है, मुझे ये खुद बहुत देर से समझ में आया था। जिम्नोस्पर्म्स किन प्लांट्स को कहा जाता है? सबसे पहले देख लें, जिम्नोस्पर्म्स आर द प्लांट्स हैविंग नेकेड सीड, यानी ये वो पौधे हैं जिनका सीड फ्रूट के अंदर बंद नहीं है। नेकेड सीड का मतलब क्या है? नो फ्रूट, या द सीड इज नॉट इनक्लोज्ड बाय अ फ्रूट। एक ऐसा सीड जो फ्रूट में कवर्ड ना हो। देखा है ऐसा कोई सीड? क्या सर? हाँ, स्ट्रॉबेरी का सीड। a seed not enclosed by fruit। स्ट्रॉबेरी का सीड। हाँ ठीक है, ठीक है। यानी वो सीड जिसके गिर्द फ्रूट ना हो, खाली सीड हो, सिर्फ सीड सर। सिर्फ सीड। कुछ फूलों के भी होते हैं। वो गंदम। गंदम का फ्रूट सीड कोट के साथ फ्यूज हुआ, इसलिए हमें महसूस नहीं होता। तो ये आप इसलिए हैरान हैं कि ये वाले फ्रूट्स या सीड्स, आई एम सॉरी, बल्तिस्तान में बहुत कम है या कॉमन नहीं है। मैं मिसाल बताता हूँ, आप समझ जाएंगे। एक प्लांट है थूजा, थूजा बल्ती में कहते हैं इस्तकपा, इस्तकपा, शुपा, शुपा, शुपा। अच्छा अच्छा सर, समझ गए। शुपा, शुपा, शुपा होता है, काफ आता है सर। शुपा। चलो के आता है। अब ये समझ में आ गया ना? सुने बेटा, सुने। जी सर, समझ आया। शुपा में आपने देखा होगा एवरग्रीन प्लांट, यस सर, एवरग्रीन। उसमें छोटे छोटे से गोल सी चीजें हैं, उनको रप्चर करो तो अंदर से आपको सीड सीड निकलती निकल। है। इसका बहुत मशहूर मेंबर जो है चिलगोजा है। ओह यस सर। चिलगोजा फ्रूट के बगैर होता है, यस सर। लेकिन ये मसला हुआ ये है, ये चिलगोजा इस वक्त बहुत महंगा है, तकरीबन 12,000 का किलो है, तो हमारे पहुंच से दूर हो गया है, उधर उधर चला जाता है। चिला साइड बहुत है, यस सर। इसका कोई फल नहीं है। फल क्यों नहीं है ये जरा देख लें बेटा। चिलगोजा या शुपर का सीड कभी मैं आपको दिखाऊंगा। होता क्या है, ये इसका कोन है, कोन कहते हैं इसको। यस सर, कोन अंदर। कोन में ये लीफलेट्स हैं, जी जी। इधर दो चिलगोजे बनते हैं, हर एक्सिल पे दो चिलगोजे। यहाँ पर हुआ ये है कि अगर ये लीफ ऊपर से बंद होता ना तो फिर ये ओवरी बनती, फिर इससे फ्रूट बनता। ऊपर से ये बंद नहीं है, अभी मैंने आपको दिखाया ना, वो तो बंद था। यस सर। ये ऊपर से खुला होने की वजह से जो फ्रूट बनने वाली चीज थी वो फ्रूट में तब्दील नहीं हो सकती। यानी इनके पास ओवरी नहीं है, ओवरी नहीं है, डायरेक्ट दो ओव्यूल इधर पड़े हुए हैं। ओव्यूल से तो सीड बनता है ना, फ्रूट किससे बनता है? ओवरी से। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर इनके ये स्केल्स इस तरह से ऊपर से भी अटैच होते, अभी कैसे है ये नीचे से अटैच है, ऊपर से अटैच नहीं है, इसलिए दो ओव्यूल इधर पड़े हुए, दोनों ओव्यूल से सीड तो बनता है लेकिन फ्रूट नहीं बनता। अगर ये ऊपर से बंद होती तो ये ओवरी बनना था और इससे फ्रूट बनना था। ठीक हो गया? ये जो जिम्नोस्पर्म से ज्यादातर लकड़ी वाले पौधे हैं और दरख्त हैं बड़े बड़े कॉनिफरस। अलबत्ता आप कभी सिटी पार्क जाएं तो वहाँ जितने एवरग्रीन पाइनस के ट्रीज हैं उनके बड़े बड़े आपको कॉन्स मिल जाएंगे। अगर उनको छील के देखें तो अंदर आपको सीड्स नजर आएंगे, उनके ये कोई फ्रूट नहीं है। उनको कहते हैं सीडलेस, आई एम सॉरी, फ्रूटलेस प्लांट। सीड तो है, फ्रूट नहीं। तो जिम्नोस्पर्म्स इनको कहते हैं। गिंको है, साइकास है, पाइनस या कॉनिफेरस प्लांट्स हैं, ये सारे इस कैटेगरी में आते हैं। और इस ग्रुप की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इनकी लकड़ी नरम होने की वजह से कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती है, फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल, क्योंकि लकड़ी बहुत सख्त हुई तो कील लगाने से चिर जाती है ना, तो फर्नीचर नहीं बनता। लेकिन इनकी बहुत सॉफ्ट लकड़ी है, इसलिए नरम लकड़ी होने की वजह से इससे फर्नीचर भी बनते हैं, तामीरात में भी इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा एंजियोस्पर्म्स का है।